राइट। तो आई गेस हमने वाटर पॉल्यूशन से स्टार्ट करना था आज, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक वाज सिटी कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव ऑन मेकिंग वाटर सेंसिटिव सिटीज इन गंगा बेसिन। तो ये अभी जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इज इट एन एनजीओ और इज इट सम काइंड ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी, बता सकता है? एनएमसीजी, व्हाट इज इट? सोसाइटी है ना 80-60 वाले। करेक्ट। तो सोसाइटी है और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कह सकते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो? तो नेशनल गंगा काउंसिल जो है उसके लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है। तो इस सेंस में याद रख सकते हो। एंड नेशनल गंगा काउंसिल को हेड करते हैं हमारे जल शक्ति मिनिस्टर। ट्रू और फॉल्स? एनी आइडिया एनीवन? कौन हेड करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। किसी ने अगर बोला तो शायद ऑडिबल नहीं था अभी। ओके, सो वो सही नहीं है, फॉल्स है। जो हेड करते हैं वो इसको, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड करते हैं नेशनल गंगा काउंसिल को, ठीक है। मतलब चेयर वो करते हैं। तो वाटर सेंसिटिव सिटीज का इसमें एक आइडिया था। तो वाटर सेंसिटिव सिटीज क्या है? ऐसे सिटीज जहाँ पे हम बेसिक सर्विसेज रिगार्डिंग जो वाटर के रिगार्डिंग सैनिटेशन फ्री रहे, मतलब सैनिटेशन रहे पानी के अंदर। फ्लड अगर रिस्क है तो उसको मिटिगेट कर सके, एंड ओवरऑल जो वाटरवेज हैं उस सिटी के अराउंड उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करे, ठीक है। तो ये वाटर सेंसिटिव जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है, दिस वुड बी फॉर एंटायर इंडिया, इंडियन रिवर्स। ट्रू और फॉल्स? पूरे इंडियन रिवर्स के लिए क्या? पूरे के लिए नहीं, गंगे के लिए ना, सिर्फ गंगे ट्रिब्यूटरी। करेक्ट। तो सिर्फ गंगा रिवर के लिए है, तो वो चीज़ याद रखना। एंड नमामि गंगे का जो ओवरऑल मिशन था कि गंगा को कन्वर्ट करना है इनटू अविरल धारा एंड निर्मल धारा। अविरल मतलब कॉन्टिन्यूस फ्लो बना रहे, निर्मल मतलब उसका प्योरिटी बनी रहे, ठीक है। तो उस सेंस में अभी ये जो प्रोग्राम है केवल 3 से 4 जो सिटीज हैं जो गंगा बेसिन के अक्रॉस हैं उनके ऊपर पायलट बेसिस पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि सभी सिटीज के लिए अवेलेबल नहीं है अभी ये प्रोग्राम। नेक्स्ट, ट्रेनिंग की बात करते हैं। तो इसमें जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल एम्फेसाइज किया गया है। तो उनके लिए एक कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी प्रोग्राम चलाया गया है जिसमें उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, फील्ड विजिट, वेबिनार्स, टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है। एंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो एफर्ट चल रहे हैं लाइक अमृत हो गया, स्मार्ट सिटी हो गया, वो इसके साथ कन्वर्ज करके वाटर सेंसिटिव सिटीज बनाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ये है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज भी इसमें इनकॉर्पोरेट की गई है, so as to better plan this entire initiative, ठीक है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग में जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो एक तो पता होना चाहिए जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो कोई भी जो मैप बेस्ड लोकेशन होता है किसी चीज का, उसके रिगार्डिंग 3D मैपिंग होती है इसके थ्रू, जो कि मोस्टली हम सैटेलाइट से भी करते हैं। कई बार इसमें ड्रोन वगैरह भी यूज होते हैं, ठीक है। तो उस सेंस में थोड़ा दिमाग में रखना ये चीज। इसके अलावा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हैज साइंड एन एमओयू विद साउथ एशियन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, SIARD, ठीक है। तो हैज टू स्ट्रेंथन द रिवर बेसिन मैनेजमेंट यूजिंग स्पेशल टेक्नोलॉजी। देन इंडिया के कुछ और इनिशिएटिव है लाइक भुवन, भुवन WBIS वाटर बॉडीज इन्फो सिस्टम। तो भुवन जो है उस हम पढ़ते हैं इसरो का एक पोर्टल है, ठीक है। तो उस पोर्टल के अंदर ये सेंसर बेस्ड वाटर बॉडीज इज यूटिलाइज टू जनरेट स्पेशल मैप ऑफ सरफेस वाटर बॉडीज, तो एक ये चीज है GIS बेस्ड। नेक्स्ट है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट सिस्टम, नाइसिस, ठीक है। तो ये नेशनल लेवल और एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे डेटाबेस जनरेट करता है, जिससे कि पूरा का पूरा जो हमारा वाटरशेड मैनेजमेंट है उससे उसको प्लान किया जा सके। नेक्स्ट, इंडिया WRIS
तो दैट इज वाटर रिसोर्स इन्फो सिस्टम, ठीक है। तो जितने भी हमारे GIS बेस्ड वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ पर एक डैशबोर्ड के अंदर मैप है, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव पता होना चाहिए कि अगर पूछ ले भुवन WBIS, नाइस या इंडिया WRIS, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है एंड जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इस सेंस में रिमेंबर कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट जल जीवन मिशन है, तो उसके अंदर भी GIS मैपिंग है वाटर सप्लाई और सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की। देन नमामि गंगे, तो इसके अंदर भी प्रिपरेशन होगा 3D मॉडल का। इसके अलावा ड्रिप है, तो ड्रिप इज डैम रिहैबिलिटेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो ये इंडियन गवर्नमेंट और उसके साथ एक और कोई फॉरेन बैंक जो है वो एसोसिएटेड है, तो कोई बैंक का नाम बता सकता है इस प्रोजेक्ट में, ड्रिप में? ADB है क्या? नहीं। वर्ल्ड बैंक? हाँ, वर्ल्ड बैंक है। एंड अभी इसका 2.0 वर्जन चालू है। पहले ये सिर्फ लिमिटेड स्टेट्स के लिए था, अभी ये सभी ऑल ओवर इंडिया जो भी डैम्स हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए ये ड्रिप जो प्रोग्राम है ये चलाया जा रहा है, तो इस सेंस में इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, तो अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्स ड्यूरिंग मानसून एंड नॉन मानसून सीजन। तो ये एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में एक चीज भी ध्यान रखी जा रही है। इसके अलावा एक इनिशिएटिव अभी लिया गया था, क्लैप क्लैप था, कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड एक्टिविटी पोर्टल। तो नाम से ही पता लग रहा है कि कम्युनिटी एंगेजमेंट से कुछ लेना देना है इसका। तो इसको गंगा उत्सव जो रिवर फेस्टिवल था 2021 में उसमें लॉन्च किया गया था। तो ये एक इंटरैक्टिव सिस्टम रहेगा, पोर्टल रहेगा इनफैक्ट, जहाँ पे लोग जो हैं ये जितने भी इनिशिएटिव चल रहे हैं उनके बारे में बात कर पाएंगे, एक्शन जो है उनको देख पाएंगे क्या क्या एक्शन लिए हैं। तो ये लिया किसने है, ये इंटरैक्टिव पोर्टल डिजाइन किया है नमामि गंगे and is executed by Tree Craze Foundation and funded and supported by World Bank। Okay? तो याद रखना ये क्लैप जो है वो एक continuous learning portal है, लर्निंग एंड एक्टिविटी पोर्टल है, नमामि गंगे के अंडर ही बना है। ट्री क्रेज एक NGO है उसने प्लस वर्ल्ड बैंक ने मिलकर इसे एस्टैब्लिश किया, ठीक है। बाकी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और किसी ये को जो चैट करना है? हाँ। जल जीवन मिशन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है ये? जल जीवन तो जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर है एंड 2024 तक जितने भी रूरल हाउस होल्ड है सबको फंक्शनल टैप ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना आइडिया है। ओनली रूरल, अर्बन वाले नहीं है क्या? नहीं यार, तो ओनली रूरल है। नहीं नहीं, अर्बन भी है। पिछले बार के बजट में अर्बन को भी किया था और उसको हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कर रही है वो। मिशन यही है या अलग नाम से है फिर? नहीं नहीं, जल जीवन मिशन रूरल तो पहले से था, उसके बाद अभी पिछले बजट में जल जीवन मिशन अर्बन भी आया था और वो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री कर रही है। अच्छा, मेरे ख्याल से तो यार बात चल रही है यार, पता नहीं, देखना पड़ेगा, वो मेरे को पता नहीं था उसके बारे में। ठीक है। और ये तो चेयरमैन बता दो गंगे काउंसिल कौन होता है? एनवायरमेंट मिनिस्टर ना? ये तो अभी सवाल पूछा था, प्राइम मिनिस्टर होता है। अच्छा, मेरा नेटवर्क चला गया, ओके। ठीक, तो ये था। और कोई किसी का सवाल है? ठीक है देन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट इज वाटर कमोडिफिकेशन, ठीक है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट कन्वेंशन कह सकते हैं जो इससे रिलेटेड है वाटर कमोडिफिकेशन से, तो बता सकता है, मतलब प्रिंसिपल है इनफैक्ट। डबलिन वाला बोल रहे हो क्या? हाँ करेक्ट। तो डबलिन प्रिंसिपल जो है वो वाटर के कमोडिफिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो चीज़ पता होना चाहिए। सो अभी UNGA का जो स्पेशल रिपोर्टर है उन्होंने ये चीज़ बोला कि वाटर इज नॉट अ कमोडिटी, फाइनेंशियल एसेट नहीं समझा जाना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि प्राइवेट कंपनीज मोनोपोली बना लेंगी एंड अपने मनमर्जी के हिसाब से या रेट के हिसाब से उसको बेचेंगे, जबकि वाटर एक बेसिक ह्यूमन राइट है, ठीक है। तो उसे कमोडिटी की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए। तो इस सेंस में पूरा के पूरे आर्टिकल में इसे कमोडिटी की तरह बताया गया है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली शिकागो के अंदर एक स्टॉक एक्सचेंज, शिकागो जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर ये एक कंपनी है वेल्स कैलिफोर्निया, तो वो जो है वो एक इंडेक्स लेके आई थी, H2O वाटर इंडेक्स, ठीक है। तो वो बेसिकली यही था कि पानी को ट्रेड किया जाएगा एज अ कमोडिटी ऑन स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो सेंस में डबलिन स्टेटमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए।
तो डबलिन स्टेटमेंट वाटर और उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में था, जहाँ पे ये बोला गया था कि वाटर इज इकोनॉमिक गुड, यानी बेसिकली वाटर को कमोडिफाई कर दिया गया था। ठीक है, तभी वो कह रहे थे कि उसका बेटर यूज हो पाएगा। अगर उसको कमोडिफाई कर देंगे तो लोग उसका मतलब अनजस्ट यूज नहीं करेंगे कि बिल्कुल खराब करे पानी, क्योंकि अगर कमोडिटी है, उस पैसा लग रहा है, तो लोग विल वैल्यू इट्स प्रॉपर्टी। तो ये था इसके अंदर। बाकी तो आई डोंट थिंक इतना डेप्थ में जाने की जरूरत है। तो ये देख लेना, डबलिन स्टेटमेंट था ऑन वाटर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1992 में हुआ था, और इसका जो आउटकम था वो अर्थ समिट के अंदर रखा गया था, ठीक है, डिस्कशन के लिए। तो ये था। किसी को कुछ और ऐड करना है इसमें? तो ये डबलिन स्टेटमेंट ने बोला था ना वाटर कमोडिटी है, तो ये फिर सस्टेनेबल कैसे होगा मतलब? उन्होंने यही बोला था कि जैसे अभी पंजाब में क्या कर रहे हैं कि फ्री में पानी दे रहे हैं, ठीक है, तो उस सेंस में उसका जुडिशियस यूज नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने बोला था कि इसे एक फाइनेंशियल एसेट की तरह समझो, ताकि इसका सही से इस्तेमाल हो सके, क्योंकि अगर आप फ्री में दोगे तो कोई वैल्यू नहीं करेगा। तो उस सेंस में बोला था उन्होंने, ठीक है। ओके, और बाकी वही सेम छोटी मोटी बातें जो जनरल कह सकते हैं कि पानी का जो प्लानिंग है उसमें सभी स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होने चाहिए। पानी एक फाइनाइट रिसोर्स है, वल्नरेबल है, और डेवलपमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो उस सेंस में वाटर को जुडिशियस यूज करना चाहिए। और वाटर हैज इकोनॉमिक वैल्यू इन ऑल competing uses and we should be recognized as an economic good. And lastly, women play an important role in the management and safeguarding of water. ठीक है, तो ये था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक था बायो मॉनिटरिंग यूजिंग एनवायरमेंटल डीएनए। तो कोई बता सकते हैं ये एनवायरमेंटल डीएनए में हम कर क्या रहे हैं? मतलब वही कर रहे हैं ना कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं एनवायरनमेंट का कुछ यूज करके, कुछ ऐसा है? हाँ, मतलब क्या कर रहे हैं कि ना, जैसे एक रिवर है लेट्स से, ठीक है, अब उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, तो अब एक एक को पकड़ने जाना है तो एक सही आइडिया नहीं रहेगा। तो वो क्या करते हैं कि पानी में से जगह जगह से 5-10 सैंपल ले लेंगे, ठीक है। उन सैंपल्स में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का कुछ ना कुछ पार्ट होगा, जैसे स्किन सेल हो गए या कोई फीसिस हो गई किसी जानवर की। तो इस तरीके से उनमें से बहुत सारे बायोलॉजिकल सैंपल्स निकलेंगे, ठीक है, उस वाटर में से। एंड उस बायोलॉजिकल सैंपल की जब जेनेटिक टेस्टिंग करी जाएगी, तो हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता लगा सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रह रहे थे, ठीक है। तो एक पूरे इकोसिस्टम में जो जो जानवर है वो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म जो है वो पता लग जाएगा, ठीक है। तो उस सेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू बता रहे हैं इसको, मॉनिटरिंग द एंटायर एनवायरनमेंट, ठीक है। सो ये चीज था। तो बायो मॉनिटरिंग में कर क्या रहे हैं, इज डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग, assessing the state and the ongoing changes on ecosystem components of biodiversity landscape including natural habitat population and species, ठीक है। तो इससे जो टूल्स हैं उससे बहुत सारी चीजें पता लग सकते हैं कि जो केमिकल्स है वो कितने हैं, या जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है वो कितने हैं। तो ये सब डिटेल्स हमें इस बायो मॉनिटरिंग के थ्रू पता लग जाएंगे। और इसमें ईडीएनए वाला प्रोसेस समझा ही दिया कि जो जो सेल्यूलर मटेरियल निकलेंगे उनमें से हम ट्रेस कर सकते हैं कि क्या जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो वो चीज़ है। एंड इसके थ्रू हम लोग डिटेक्शन कर सकते हैं बहुत सारे स्पीशीज के जो कि रेयर है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी स्पीशीज विजुअली नहीं दिखती है, तो उनको पकड़ पाना या उनको ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में उनके जो जेनेटिक डीएनए के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलेगी वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहेगी, ठीक है। तो वो चीज़ है। एंड एडवांटेजेस इस टेक्निक के बोले तो कलेक्शन ऑफ डीएनए आसान है, क्योंकि आपको किसी स्पेसिफिक जानवर को नहीं पकड़ना, आपको बस पानी में से लेट से 4-5 जगह से सैंपल ले लिए, ठीक है, एंड फिर उस सैंपल को लैब में टेस्ट करना है, तो इतना ही करना है। तो इससे लेबर कॉस्ट भी कम होगा, टाइम भी बचेगा, ठीक है। एंड कोई वाइल्ड लाइफ को पकड़ने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा कोई जानवर के मरने का भी खतरा खतरा नहीं है। तो सेंस में बहुत लेबर और कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये था। और अच्छा, कुछ ऐड जो करने की? ये डीएनए होता है, ये जेनोमिक डीएनए से अलग कैसे है, मतलब जो आपने बताया है तो वो? ये डीएनए एनवायरमेंटल डीएनए है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई वो अलग डीएनए नहीं है उसी टाइप का डीएनए होता है। बस यहाँ पे आइडिया ये है कि किसी एनवायरनमेंट को सपोज मेरे को मॉनिटर करना है कि उस स्पेसिफिक इकोसिस्टम में कितने जानवर रह रहे हैं या कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सैंपल कलेक्ट कर रहा हूँ पानी में से,
ठीक है, उसमें हो सकता है हजारों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, तो फिर मैं उनको जेनेटिक टेस्टिंग कर रहा हूँ उनकी, ठीक है। उस जेनेटिक टेस्टिंग से मैं बता सकता हूँ कि हाँ लेट्स से यहाँ पे वो फिश रही थी, फलाना फिश रही थी, या इसमें फलाना श्रिम्प था, ठीक है, या फलाना टर्टल का फीसिस थी उस सैंपल के अंदर, तो उससे पता लग गया कि हाँ ये टर्टल जो कि बहुत रेयर है वो भी प्रेजेंट था। तो इस सेंस में पूरे के पूरे जो इकोसिस्टम है उसकी मॉनिटरिंग हो पाएगी। ठीक है। ओके। और प्लस जो केमिकल्स है लाइक पीओपीज वो भी पता लग जाएंगे, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉलिटिक्स। ठीक है। Alright, तो ये था एनवायरमेंटल ईडीएनए, तो ये देख लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट इनिशिएटिव इन न्यूज फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, तो सबसे पहले है AIMICDK, ठीक है, विच इज अटल इनोवेशन मिशन फॉर इनोवेशन सेंटर डेनमार्क। ठीक है, तो इन्होंने मिलकर एक इनोवेशन चैलेंज चलाया था। ठीक है, और मोस्टली वाटर के अराउंड ही था। ठीक है, कि डिजिटल वाटर मैनेजमेंट सोल्यूशन, solution for monitoring prevention and leakage in city water supply, wastewater management, rainwater harvesting, safe and sustained drinking water। तो ये 5 चैलेंजेस थे जो इस चैलेंज के अंडर रखे गए थे। ठीक है, तो ये याद रखना। अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग का है, और डेनमार्क का ये जो इनोवेशन सेंटर है डेनमार्क वाला, तो इन लोगों ने मिलके ये चैनल लॉन्च किया था फॉर नेक्स्ट जनरेशन वाटर एक्शन वाटर इनोवेशन चैनल। तो सिंपल ही था। नेक्स्ट पे चलते हैं। So this is United Nations Global Compact CEO Water Mandate। ठीक है, तो इनिशियली सॉरी एनटीपीसी ने अभी इसको रिसेंटली साइन किया, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो इसमें जो ग्लोबल बिजनेस लीडर है, बड़े बड़े बिजनेस हैं, उनको एक तरीके से वो कमिट करते हैं कि हम लोग जो वाटर स्टीवर्डशिप, सैनिटेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उसके अंदर पार्टनरशिप करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ था। तो याद रखना, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट सीओ वाटर मैंडेट, तो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये जुडिशियस यूज ऑफ वाटर से रिलेटेड है, और यहाँ पे मोस्टली बिजनेसेस जो है वो कमिट करते हैं कि हम जुडिशियस यूज करेंगे वाटर का। ठीक है, कुछ और ऐड करना है किसी को? ऑलराइट, तो नेक्स्ट देखो, ओशन क्लीन अप। तो ये हमने डिस्कस किया था, आई गेस कोई पॉल्यूशन वाला क्वेश्चन था उसमें डिस्कस किया था ये। तो ओशन क्लीन अप नाम से एक एनजीओ है, ठीक है, नीदरलैंड बेस्ड एनजीओ है, जो कि ग्रेट पैसिफिक में जो गार्बेज पैच है उसको क्लीन करना चाह रहा है। ठीक है, सो एक गायर होता है, गायर क्या होता है? एक वर्लपूल कह सकते हो, लेकिन एक बहुत बड़े लेवल का। ठीक है, तो वो क्या होता है कि वाटर करंट्स की वजह से जो मरीन डेब्रीज है वो रोटेट कर रहा है एक एलिप्टिकल शेप में, ठीक है, या एक गायर में रोटेट कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल गायर। ठीक है, क्योंकि ये एक रोटेशन में ये जो ओशन करंट है ये मूव करे, जिसकी वजह से ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है। सो ये लोकेशन कहाँ का है? तो ये जो इलिप्टिकल मूवमेंट हो रहा है, तो इसमें दो जगह ये जो कचरे का डंप है ये इकट्ठा होता है। तो एक तो है वेस्टर्न गार्बेज पैच विच इज नियर जापान, एंड द ईस्टर्न गार्बेज पैच विच इज नियर टू द यूएस स्टेट ऑफ हवाई इन कैलिफोर्निया। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें ऑलराइट, जो एक नेक्स्ट क्रूशियो करंट है, ये कोल्ड करंट है, वार्म करंट है? क्यूरोशिवो, आई गेस ये ओल्ड है। और कैलिफोर्निया? कैलिफोर्निया में भी कोल्ड है। दोनों कोल्ड कैसे हो सकते हैं? वो नीचे से आ रहा है क्यूरोशिवो, कैलिफोर्निया ऊपर से आ रहा है। ये देखो ना, वेस्ट कोस्ट पे कौन सा, ईस्ट कोस्ट पे? जनरली वेस्ट कोस्ट वाले कोल्ड होते हैं। हाँ करेक्ट, तो कैलिफोर्निया कोल्ड होना चाहिए, क्यूरोशिवो जो है वो हॉट होना चाहिए, राइट। हाँ। और क्यूरोशिवो और ओरोशिवो मिलता है तो एक वो बनता है, फिश ब्रीडिंग ग्राउंड बनता है इम्पोर्टेंट। राइट, इसको याद कैसे रखें, क्रूशियो ओयोशो, क्योंकि ये कंफ्यूजन होगा फिर में। मैंने याद तो किया था लेकिन शायद मैं भूल गया। ओ से क्यूरोशिवो, डबल ओ हाँ आता है मैंने, ना। हाँ
ओयोशी मॉडल ओयोशी और पूल वाले ओयोशो में। का लर्न करने की फनी टेक्निक है, मतलब खाली ओयोशो याद रहता है मुझे, उईमा ठंड लग गई, ऐसे याद रख लो। हाँ सही है, ऐसे याद हो सकता है ऐसे कोई इश्यू। राइट, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं। तो इंदौर को वाटर फर्स्ट सिटी का टैग मिला है, तो ये कौन से प्रोग्राम के अंदर मिलता है ये टैग? फर्स्ट वाटर प्लस। एसबीआई में ना? करेक्ट, एसबीए में मिला है। ये सही है। क्या तो होता है ये? स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे होता है ना इसके अंदर। स्वच्छता भारत अभियान के अंदर स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे होता है, जिसके अंदर ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो ये वाटर प्लस सिटी का जो मतलब है कि यहाँ पे जो भी जितना भी वेस्ट वाटर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको मैंडेटली ट्रीट कर रहे हैं और फिर वो कोसी रिवर बॉडी में छोड़ा जा रहा है। तो ये होता है वाटर प्लस का टैग। हाँ, ठीक है। यहाँ पे मतलब टेस्ट सीरीज में कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं वाटर प्लस, मतलब कि आपने मतलब ग्राउंड वाटर मतलब काफी अच्छा कंजर्व कर लिया है, या आप रेन वाटर कुछ ऐसा कर रहे हो, बट ये ऐसा नहीं है, वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट के लिए है वाटर प्लस। राइट। तो ये स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 था, इसके अंदर इंदौर टॉप किया था। साथ ही साथ ये वाला टैग भी इसको मिल गया था। ठीक है, तो इस सेंस में थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और कुछ ऐड करने के? कौन सा अच्छा करता है एसबीएम में? यूटी में बोल रहा हूँ। यूटी में चंडीगढ़ है क्या? हाँ, चंडीगढ़ है, सबसे क्लीन है। हम्म, तो अभी इसके अंदर आई गेस कोई सर्टिफिकेशन भी दिया गया था, याद है क्या? चंडीगढ़ हो गया? नहीं नहीं, एस बी ए, ये स्वच्छता सर्वेक्षण जो है ना उसके अंदर अभी रिसेंटली जो हुआ है उसके अंदर अवार्ड्स भी दिए, मतलब सर्टिफिकेशन भी आई दिया है। थिंक रैंकिंग आई थी कुछ में भी। अब रैंकिंग तो रहता ही है ना। इस सेकंड में बताता हूँ, एक सेकंड देख के। हाँ, एक तो है प्रेरक दो और सम्मान मिला है इसमें। ठीक है, तो प्रेरक दो और सम्मान इस बार 5 सिटीज को मिला है: इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, न्यू दिल्ली, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड तिरुपति। ठीक है। इसके अलावा 5 स्टार रेटेड गार्बेज फ्री सिटीज का भी एक प्रोग्राम चलाया गया था। तो इसमें ये बोला गया था एटलीस्ट 3 स्टार तो सब सिटीज को बनना ही है, यानी वो अपना गार्बेज है वो किस तरीके से मैनेज करेंगी। ठीक है, उसके लिए था। तो वो चीज था आई गेस। तो ये स्वच्छता सर्वेक्षण वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ब्रीफली और थोड़ा देख लेना कि कौन कौन फर्स्ट था किस किस कैटेगरी में। एंड रूरल के लिए ये वाला जो प्रोग्राम था ये किसने चलाया था? स्वच्छता सर्वेक्षण वाला या स्वच्छ भारत अभियान रूरल के लिए? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। गलत। कोई और गेस? ये भी हम कई जल बार शक्ति। डिस्कस करते जल हैं। हाँ, शक्ति। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री होती है इसके लिए। और अगर हम बात करें अर्बन में स्वच्छ भारत अभियान कौन चला रहा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। महुआ। है? करेक्ट, तो वहां पे महुआ है, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट इज रिवर सिटीज अलायंसेस। ठीक है, तो ये जो है ये G20 का एक इनिशिएटिव है। ट्रू और फॉल्स? अपना घर का है सर ये तो। हाँ करेक्ट, अपना घर का है। तो बता दो इसके बारे में कुछ। तो जल हाँ, शक्ति में। आप ही बता दो, मैं पढ़ के नहीं आया। अरे वाह। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री ने लॉन्च लॉन्च किया ये। तो इसके अंदर हम जो है जो रिवर्स, जो सिटीज के अराउंड जो रिवर्स हैं, तो उनको ऊपर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा। ठीक है, आइडियाज डिस्कस होंगे तो एज टू इंश्योर कि उनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो सके। ठीक है, तो 3 ब्रॉड थीम्स रहेगी: नेटवर्किंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्निकल सपोर्ट। ठीक है, सो जितने भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो शेयर किए जाएंगे। जो एग्जिस्टिंग जो मैन पावर है जो कि इन रिवर्स को
डेवलप करे इन सिटीज के अंदर, उनकी कैपेसिटी बिल्ड किया जाएगा और टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा। तो इसमें ये चीज याद रखना है, गंगा बेसिन और नॉन गंगा बेसिन दोनों के लिए है, ठीक है। तो अभी जैसे हमने वो प्रोग्राम पढ़ा था सस्टेनेबल वाटर सिटी वाला, तो वो किसके लिए था? वॉज इट फॉर नॉन गंगा बेसिन और नॉट? गंगे बेसिन का था ना। करेक्ट, वो केवल गंगा बेसिन का था, और ये वाला गंगा और नॉन गंगा दोनों बेसिन के लिए है, ठीक है। तो ये था रिवर सिटी अलायंसेस। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अभी पुडुचेरी को वो हर घर जल, जो अभी हम जिस मिशन की बात कर रहे थे ना, जल जीवन मिशन का, तो उसके अंदर हर घर जल जो योजना है उसके अंदर पुडुचेरी जो है वो एक नया यूनियन टेरिटरी बन गया जिसको हर घर जल का सर्टिफिकेशन मिल गया है। यानी 100% पाइप वाटर कनेक्शन है यहाँ पे रूरल एरियाज के अंदर। तो क्या ये पहला स्टेट है या यूटी है जिसको ये सर्टिफिकेशन मिला? गोवा वगैरह को मिला हुआ है। फॉल्स। राइट। तो गोवा को, तेलंगाना को और अंडमान निकोबार, मतलब इससे पहले एक यूटी भी है जिसको ये चीज सर्टिफिकेशन मिल गया है। तो ये बताओ कि जो हर जल जीवन मिशन है उसमें कितना वाटर क्वांटिटी एनविसाज किया गया है पर पर्सन? 55 55 क्या? लीटर लीटर। पर पर्सन पर डे। राइट। तो वो चीज याद है ना, अनफंक्शनल वाटर टैप कनेक्शन जो है 2024 तक देना है इसके अंदर, तो ये इम्पोर्टेंट है। एंड ये जो वाटर है इसके लिए कोई BIS सर्टिफिकेशन भी है क्या? हाँ, क्वालिटी तो हाँ, होनी चाहिए। होना तो चाहिए। करेक्ट। तो इसके अंदर है, तो वो चीज याद रखना। बाकी वैसे जनरली हम बात करते तो नहीं है, बट इस मिशन के स्पेसिफिकली रखा गया BIS स्टैंडर्ड, ठीक है, क्योंकि मेंटेन होना चाहिए। तो इसके अंदर जो टैप वाटर कनेक्शन है सिर्फ घरों को नहीं, स्कूल्स को भी, आंगनवाड़ी सेंटर्स को भी, हेल्थ और वेलनेस सेंटर को, सबको दिया जाएगा। एंड जो फंडिंग पैटर्न है इसके अंदर 90-10 है फॉर हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और 60-40 है फॉर अदर स्टेट। ट्रू और फॉल्स? 50-50। हाँ, करेक्ट। उसमें तो 90-10 ही होना चाहिए, जो हिली और वैसे उसका तो चेंज होता रहता है, 70-30 या 60-40 या 50-50 भी हो सकता है। तो यहाँ 50-50 है, ठीक है, ये चीज याद रखना। अभी BIS ने लास्ट ईयर कुछ रैंकिंग भी निकाली थी ना टैप वाटर की, जिसमें दिल्ली की काफी खराब रैंक रही थी। मतलब दिल्ली स्टैंडर्ड फेल कर गया था, तो वो टेस्टिंग था कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड रख दिया था। ऑल्दो कोई ऐसा पैटर्न तो नहीं है कि म्युनिसिपल वाटर जो आना चाहिए वो किस कोई स्टैंडर्ड होता है उसके लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। बट ये यहाँ जो हर घर जीवन जो मिशन है ना, या जो जल जीवन मिशन है, उसके अंदर इन्होंने स्टैंडर्ड रखा भी है ये इसका, तो वैसे याद रख सकते हैं। अच्छा, और इसका BIS कौन से मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ करेक्ट, उसके अंदर है रिपीट करना। कंज्यूमर अफेयर्स। ओके। तो एक स्टैंडर्ड भी याद रख लेना, क्या पता स्टैंडर्ड चेंज करके ने वो 9600 वाला कर दे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इसका 10,500 है, तो ऐसी और गंदी जो हरकत ISI मार्क होता है वो कौन रिलीज करता है? तो BIA से रिलीज करता है ना वो तो। और गोल्ड हॉलमार्क? वो भी BIA से रिलीज करता है। ठीक है, राइट है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो स्वस्तिक टेक्नोलॉजी है जो कि डिसइंफेक्शन के लिए बनाई गई है वाटर को। तो ये किसने बनाया? नेहरी ने बनाया क्या? एनीवन? कोई गेस? तो ये याद रखना, मतलब ये ना एक्चुअली उसमें भी था,
वाला पहले वाला जो पीडी था ना, साइंस एंड टेक हमने किया था, तो उसके अंदर भी था। एंड इसके अंदर ये चीज था कि जो CSIR का जो NCL लैब है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, तो उसने मिलकर ये बनाया है। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वाटर फिल्ट्रेशन की वो यूज कर रहे हैं, प्लस जो इंडियन ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है, जैसे प्लांट्स हो गया, ऑयल्स का यूज हो गया, तो उसके थ्रू हम लोग वाटर को क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, तो स्वस्तिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और इसमें एक टेक्निक यूज की जा रही है कॉल्ड हाइड्रोडायनेमिक कैविटेशन। तो इसके बारे में किसी को आइडिया क्या होता है ये? मतलब वही है ना कि केमिकल बायोलॉजिकल और सबको मिला के कुछ करते हैं उसमें, ऐसा होता है यार। तो इसमें हाइड्रोडायनेमिक कैविटेशन में क्या होता है कि एक लंबा ट्यूब ले लेंगे हम लोग। ठीक है, एंड उस ट्यूब में क्या करेंगे, आगे की तरफ बहुत छोटे छोटे पोर्स कर देंगे। ठीक है, आगे की तरफ ना इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स कर दिए, तो अब इसमें ना पीछे की तरफ से वाटर प्रेशर लगाएंगे, एंड इसमें से जो पानी निकलेगा ना, वो छोटे छोटे बबल्स के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, एंड वो बबल जैसे ही निकलेगा वो फटता रहेगा बबल, और बबल फटने से क्या होगा कि जो सरफेस टेंशन था इसका पानी का, वो ब्रेक हो जाएगा, तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस सरफेस टेंशन की वजह से एग्जिस्ट कर रहे थे, तो वो भी खत्म हो जाएंगे। तो ये टेक्निक है हाइड्रोडायनेमिक कैविटेशन। तो इसमें तो ये तो मॉडर्न टेक्निक हो गई, प्लस जो पानी निकलेगा फिर उससे वो प्लांट्स के थ्रू और जो नेचुरल ऑयल्स है उसके थ्रू ट्रीट करके हम लोग क्लीन कर देंगे। ठीक है, ताकि पैथोजन वगैरह मर जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे नॉर्मल जो क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे क्लोरिनेशन एक टेक्निक होती है, तो उसको बताया होगा इससे हार्मफुल और कार्सिसजेनिक जो डिसइंफेक्टेंट है प्रोडक्ट्स वो रह जाते हैं पानी में, तो इस सेंस में कार्सिसजेनिक होता है। इसके अलावा कोई और टेक्निक बता सकते हो डिसइंफेक्ट करने की वाटर को? यूवी यूवी रेज। रे। यूवी रेज है, और क्लोरीनेशन। क्लोरिनेशन तो लिखा ही था यहाँ पे, नोटिस के। तो एक 9th 10th क्लास में भी हम डिस्कस करते हैं, एक पर्पल रिवर्स कलर, ऑस्मोसिस। मतलब आरो हाँ हाँ रिवर्स ऑस्मोसिस भी हो गया, लेकिन एक 9th 10th क्लास में हम केमिकल डिस्कस करते हैं, KMO4। पोटेशियम पर मैग्नेट। हाँ करेक्ट, पोटेशियम पर मैग्नेट, वो याद रखना, वो भी यूज कर सकते हैं वाटर डिसइंफेक्ट करने के लिए। जो तो स्मेल बेसिक आती है, मतलब स्मेल को रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं वाटर में? स्मेल के लिए तो यूजुअली क्लोरिनेशन ही करते हैं। और यूवी से स्मेल नहीं होता है क्या? नहीं, यूवी से नहीं होता, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए होता है यूवी से। और माइक्रो, ठीक है। राइट। ठीक है, तो यही था स्वस्तिक के बारे में, याद रखना CSIR NCL ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये नेक्स्ट था WMO विजन एंड स्ट्रैटेजी फॉर हाइड्रोलॉजी एंड एक्शन प्लान। तो कुछ नहीं था, WMO का एक 8 year लॉन्ग एम्बिशन है, जिसके अंदर हम फ्लड के रिगार्डिंग बेटर अंडरस्टैंड कर सके, बेटर फोरकास्टिंग कर सके, एंड इम्प्रूव कर सके हमारे जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उनको। ठीक है, और प्लस ड्रॉट को भी कवर करता है। तो इतना कोई खास इनिशिएटिव नहीं था, बस ये याद रख लेना क्या था ये WMO विजन फॉर हाइड्रोलॉजी एक्शन प्लान। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट था इंडियन यंग वाटर प्रोफेशनल। तो ये जो है जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है, उसने पार्टनरशिप किया था ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर। ठीक है, तो ये दोनों मिलके ये प्रोग्राम जो है ये चलाएंगे। ठीक है, सो ये पहला एडिशन होगा इस प्रोग्राम का, और ये अभी वर्चुअली लॉन्च हुआ था। तो ये नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और सपोर्टेड बाय ऑस्ट्रियन वाटर पार्टनरशिप। ठीक है, और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, तो इम्प्लीमेंटेड बाय ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर। ठीक है, तो ये चीज़ है इसके अंदर इम्पोर्टेंट। तो हमारे जितने भी वाटर प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाएगा, तो उतना ही प्रोग्राम था, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। तो पहले बता दो एक्वाकल्चर क्या होता है। द प्लांट्स को बिना सॉइल के ग्रो करना इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अरे नहीं यार, वो हाइड्रोपोनिक्स होता है वो तो।
अच्छा एक्वाकल्चर सॉरी, में अच्छा एक्वाकल्चर। फिशरी मतलब, हाँ मतलब फिशरीज और बाकी जो वो होते हैं ऑर्गेनिज्म करेक्ट मतलब एनिमल, उनको कल्टीवेट करना। करेक्ट। तो जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हो गया उनको, मतलब सिर्फ फिश तक लिमिटेड नहीं है, और भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हो गए, श्रिम्प्स, क्रैब्स, तो उन सबको कल्टीवेट करना ये एक्वाकल्चर होता है। तो ये रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ जो पानी जो था जो ये यूज कर रहे थे उसको वापस रिसाइकल कर रहे हैं यूजिंग मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन। ठीक है। तो उससे हम हाई डेंसिटी कल्चर जो फिशेज होती हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा डेंसिटी में रह सकती है, उनसे उनका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो कम एरिया इस्तेमाल करेंगे एंड ज़्यादा ईल्ड देंगी। ठीक है। तो उस सेंस में ये इंपॉर्टेंट है। तो रादर देन यूजिंग अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ग्रोइंग फिश इन द आउटडोर इन ओपन पॉन्ड्स, इन दिस द फिशेज आर टिपिकली रेयर्ड इन इंडोर और आउटडोर टैंक्स। तो पानी गंदा हो जाएगा तो बार बार पानी भरना का वो सोल्यूशन तो है नहीं। हम क्या करेंगे, वो पानी को फिल्टर करके वापस रीयूज कर लेंगे। तो उसके लिए रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में अवंतीपुरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें स्टैब्लिश किया गया था। तो ये था। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। सरयू कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट। तो ये सरयू रिवर कौन सी बॉन्ड सिटी के किनारे से गुजरता है? इसके किनारे कौन सी सिटी एस्टैब्लिश है? अयोध्या। यूपी में। हाँ, मैं- अयोध्या जो है वो सिचुएटेड है। ठीक है। तो ये सरयू जो है ये ट्रिब्यूटरी है घाघरा की। एंड ये चीज बताना, घाघरा जो है ये गंगा में मिल जाता है इन यूपी, ट्रू और फॉल्स? एक फॉल्स, बार और पटना, बिहार में ना। पटना की साइड मिलता है ना। हाँ, मतलब बिहार में मिलता है। बिहार में एक जगह है कॉल्ड छपरा, तो वहां पे मिलता है ये। ठीक है, ये चीज याद रखना। और सरयू जो हम पढ़ रहे हैं ये घाघरा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। सो उस सेंस में वर्क तो काफी समय से चल रहा था, लेकिन अभी थोड़ा पेस पे है ये सरयू कैनल प्रोजेक्ट। तो इससे इंटरलिंकिंग किया जाएगा घाघरा, सरयू, रप्ती, बाणगंगा और रोहिणी का। ठीक है। ताकि जो वाटर सरप्लस है जहाँ पे, वहाँ पे वो उस वहाँ से पानी उठा के वाटर डेफिसिट एरिया में डाल सके। ठीक है। सो ये काम आएगा और ओवर 14 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड वुड बी बेनिफिटेड बाय इट। तो उस सेंस में इम्पोर्टेंट है सरयू कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट। किसी को कुछ ऐड करना है अभी तक जो पड़ा उसमें? ऑलराइट, देन नेक्स्ट पे चलते हैं, लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन के लिए अभी हमने ये डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया जो है वो रिलीज किया है। तो ये हमारा जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है जो कि अहमदाबाद के अंदर है, तो उसने ये जो एटलस है वो रिलीज किया है। ठीक है। सो लैंड डिग्रेडेशन हमने आई थिंक एक दो दिन पहले ही डिस्कस किया था। तो उसका मतलब केवल ये नहीं होता कि डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, बस ये उसका ये कह सकते हैं कि जो लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है इट इज डिक्रीजिंग ड्यू ईदर ड्यू टू मैन मेड और नेचुरल कॉजेज। लेकिन मैन मेड का जो हाथ है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो ब्रॉडली हम तीन कैटेगरी में कह सकते हैं, या तो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी खत्म हो रही है, या उस लैंड की वैल्यू इट इज ह्यूमन खत्म हो रही है। ठीक है। तो ये अगर इन तीनों में से कुछ एक चीज हो रही है तो हम कह सकते हैं कि वो लैंड डिग्रेडेशन के अंडर है। एंड अगर फर्दर डिग्रेड हो जाती है, जिस ड्राई लैंड्स में डिग्रेड हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे डेजर्टिफिकेशन। ठीक है। तो वो चीज़ है। तो इम्पैक्ट तो देख लेना। इम्पैक्ट जनरल ये है कि प्रोडक्टिविटी कम होगी तो फिर उससे फूड सिक्योरिटी पे खतरा आएगा, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी खत्म होगी। फिर अगर वो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बात करें तो जूनोटिक डिजीज वगैरह जो है उस पर खतरा फैलेगा, माल न्यूट्रिशन का खतरा फैलेगा। प्लस इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा कि एक साइकिल चलता है क्लाइमेट का। तो अगर लैंड डिग्रेड होगा तो ओवरऑल क्लाइमेट भी डिग्रेड होगा। ठीक है। एंड एक फिर विशियस साइकिल चल पड़ेगा कि जैसे लैंड डिग्रेड हुआ तो फिर वेदर डिग्रेड होगा, फिर वेदर और डिग्रेड होगा, लैंड और डिग्रेड होगा। ठीक है। तो इस सेंस में जो लैंड का जो कार्बन सिंक वाला जो कंपोनेंट था वो खत्म हो जाएगा, वो सिंक कार्बन सिक्वेस्टर नहीं करेगा। ठीक है। तो उस सेंस में थोड़ा डेंजरस हो जाएगा। तो ये चीज़ था इसके अंदर। एंड एक पॉजिटिव फीडबैक लूप चल पड़ता है, वो चीज़ है। बाकी फैक्टर्स देख लो, नेचुरल ड्राइविंग में क्या है, विंड इरोजन, वाटर इरोजन, केमिकल ऑकरेंस, लाइक
अगर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ किया है तो एल्कलिनिटी बढ़ जाएगा, सॉल्ट सेडिमेंटेशन होने लगेंगे उस पर, तो वो इनफर्टाइल होती जाएगी ऐसे। नेक्स्ट वाटर लॉगिंग हो गया, हेजार्ड्स हो गया लाइक फॉरेस्ट फायर, साइक्लोन, ड्रॉट एक्सेट्रा, और लास्टली परमाफ्रॉस्ट थॉइंग। और एंथ्रोपोजेनिक में एग्रीकल्चर, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, लाइवस्टॉक ग्रेजिंग, लैंड यूज चेंज, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंसेस है लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर। ऑलराइट, कुछ ऐड करना है अभी तक जो पढ़ा उसमें? ठीक है, ये तो डिग्रेडेशन डिजर्टिफिकेशन में एक बार डिफरेंस दोबारा बता दो। क्या? डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन में डिफरेंस एक बार बता दो दोबारा से। हाँ तो देखो, जो डिग्रेडेशन है वो 3 एस्पेक्ट में बोल सकते हो, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी और वैल्यू टू ह्यूमन। अगर इन तीनों एस्पेक्ट्स में से कहीं पे भी कमी आ रही है तो वी कैन से कि दैट लैंड इज गेटिंग डिग्रेडेड। ठीक है, और लैंड अगर किसी जो डिग्रेडेड हुई है वो किसी ड्राई रीजन में हुई जो कि एरिड है, सेमी एरिड है, तो वहां पे हम बोल देते हैं कि ये चीज डेजर्टिफिकेशन हो गया। ठीक है, मतलब अगर ड्राई एरिड रीजन में हो रहा है तो वहां पे मतलब ये डेजर्टिफिकेशन। सीक्वेंस रहता है, मे बी पहले डिग्रेड होता है लैंड, देन फिर एरिड होता है, तो एरिड मतलब लॉस ऑफ मॉइस्चर हो जाता है, देन फिर डेजर्टिफिकेशन हो जाता है उस लैंड का। तो ये फर्स्ट राइट, स्टेज मानी जाती है डिग्रेडेशन। मतलब इंटरचेंजेबली यूज नहीं करना। ऑल्दो वन में लीड टू अनदर, मतलब लैंड डिग्रेडेशन में लीड टू डेजर्टिफिकेशन, बट ऐसा नहीं है कि लैंड डिग्रेडेशन है तो डेजर्टिफिकेशन भी है ही, वो थोड़े टाइम बाद फॉलो करेगा। ठीक है, ओके। तो हाँ बोलो। नहीं ठीक है ठीक है, सर। हाँ तो एक सवाल पूछता हूँ कि इंडिया के अंदर ओवर 20, हाँ सॉरी, तो क्वेश्चन ये रहेगा कि इंडिया के अंदर ओवर 1/5 ऑफ द लैंड एरिया इज डिग्रेडेड या अंडर डिग्रेडेशन, ट्रू और फॉल्स? मोर देन 1/5 of the area is under land degradation, true or false? ट्रू है, 30% के अराउंड है, ट्वेंटी Correct, नाइन पॉइंट कुछ। correct, correct. तो ये देख लेना, मतलब वो नंबर कितना है वो नंबर तो याद रखना मुश्किल है, बट परसेंटेज के टर्म्स में थोड़ा ये याद रह जाएगा कि अप्रोक्सीमेटली 30% जो इंडिया का टोटल जोग्राफिक एरिया है वो डिग्रेडेशन के अंडर है। ठीक है, तो उस चीज़ को रिक्लेम करना ज़रूरी है। इसीलिए इंडिया जो है वो बॉर्न चैलेंज का पार्ट बना था, हमने कल पढ़ा भी था। तो बॉर्न चैलेंज में टारगेट कितना है इंडिया का? 26 मिलियन हेक्टेयर बाय 2030। राइट, तो वो टारगेट भी दिमाग में होना चाहिए। तो और ग्लोबल टारगेट क्या है बॉर्न चैलेंज के अंडर? 350 मिलियन हेक्टेयर बाय 2030। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये जो डेजर्टिफिकेशन है इसमें सबसे लीडिंग कॉज क्या है, तो क्या होगा वो? डेजर्टिफिकेशन जो हो रहा है ये सबसे ज्यादा किस वजह से हो रहा वाटर इरोजन, है? then followed by vegetation degradation and wind erosion. राइट, तो ये रीजन है जिसकी वजह से डिग्रेडेशन ज्यादा हो रहा है। और स्टेट की बात करें तो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, ये जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कि राजस्थान में तो अप टिल या अराउंड मोर देन 50% जो लैंड एरिया वो डिग्रेडेशन के अंदर आ गया है। ठीक है, सो थोड़ा सा चिंताजनक है इस मामले में। ऑलराइट, तो यूएनसीसीडी हमने पढ़ रखा है इसके बारे में तो बहुत कुछ। कॉप 14 2019 में ये दिल्ली के अंदर ही हुआ था, वहां पे दिल्ली डिक्लेरेशन दिया गया था, जिसके अंदर हमने बात करी थी कि हम फोकस करेंगे बेटर एक्सेस, स्टीवर्डशिप ओवर लैंड एंड जेंडर सेंसिटिव ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो यूएनसीसीडी यहाँ हुआ था, तो उस सेंस में इम्पोर्टेंट है। बाकी ये टारगेट्स लिखे हुए हैं कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी अचीव करना है, और इंडिया भी उसमें एक पार्टी है। ठीक है, और लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी एक फंड बनाया गया था जो कि कॉप 13 में बनाया गया था, विच वॉज हेल्ड इन ऑर्डर्स चाइना। मतलब जो इंडिया वाला जो कॉप हुआ था कॉप 14 उससे पहले हो गया था ये चीज। ठीक है, इसके अलावा एक रिपोर्ट भी निकालता है ग्लोबल लैंड आउटलुक, GLO। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन है यूएनसीसीडी की। एक रिपोर्ट है
ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक वो कौन निकालता है? यूएनईपी। यूएनईपी। करेक्ट, तो कल देखा था, तो याद रखना यूएनईपी है। और ग्लोबल लैंड आउटलुक की बात करें तो ये अपना यूएनसीसीडी निकालता है। इसके अलावा एक लैंड फॉर लाइफ करके प्रोग्राम है, जो कि COP10 जो हुआ था यूएनसीसीडी का, एज पार्ट ऑफ चैंग वॉन इनिशिएटिव। तो उसके अंदर ये देख लेना, ये है लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम, तो यूएनसीसीडी से रिलेटेड ही है। नेक्स्ट बॉर्न चैलेंज, तो ये अभी हमने डिस्कस कर ही लिया, तो इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। भाई जो इसके बॉन्ड अलावा चैलेंज है ये वॉलेंट्री है मैंडेटरी है? वॉलेंट्री है, मतलब आप राइट। चाहे तो पिक करो। ये लॉन्च किसने किया था? ये यूएनसीसीडी ने किया था ना? नहीं, ये लॉन्च किया था IUCN ने और और गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी ने। तो राइट राइट। तो फिर ये यूएनसीसी के अंदर नहीं आता ना, इसका मतलब ये हुआ। नहीं, बाद में इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि एम इसका रिलेटेड ही है ना, जो हम एम अचीव करना चाहते हैं यूएनसीसीडी में, और वो ये वाला एम सिमिलर ही है। ठीक। तो ग्लोबल इनिशिएटिव है एक ऑन रिड्यूसिंग लैंड डिग्रेडेशन। तो ये जो है G20 ने मेंबर्स जो है उन लोगों ने प्लेज लिया था। ठीक है, तो आज ही हम लोग शायद डिस्कशन में डिस्कस कर रहे थे कि G20 का क्या लेना देना होगा ग्लोबल वाले से। इसमें ज्यादातर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऐसा कुछ हम डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे देख लेना, ये ग्लोबल इनिशिएटिव है ऑन रिड्यूसिंग लैंड डिग्रेडेशन। ये G20 जो मेंबर स्टेट थे उन लोगों ने मिलकर ये लॉन्च किया था, जहाँ पे ये बात करी गई थी कि हम रिवर्स कर देंगे जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब हॉल्ट करेंगे और फिर रिवर्स कर देंगे उसको। सो नेक्स्ट इज UN रेड, तो ये तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया है। इसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही थी डेवलपिंग कंट्रीज को इफ दे वर बेसिकली रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम फॉरेस्टेड लैंड, और उसका डिफॉरेस्टेशन रोक रहे थे। तो उस सेंस में इंडिया वाज पार्ट ऑफ UN रेड प्लस, बट नॉट पार्ट ऑफ UN रेड। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई फाइनेंशियल कंपोनेंट नहीं मिल रहा था। ऑलराइट, और कुछ ऐड करना है क्या? तो यूएन जो रेड था उसको कौन मॉनिटर कर रहा था? जैसे इसको यूएन ट्रिपल सी कर रहा था, रेड का क्या था? उसमें आई गेस 3 एजेंसी थी, UNEP, UNDP और FAO। हम्म, ठीक है, तो UNCCD का इंडिया पार्टी है और बहुत सारी स्कीम चल रही है लैंड डिग्रेडेशन को रिक्लेम करने के लिए, लाइक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो ये कुछ स्टेप्स थे। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज has consolidated the intervention on participatory forest management through national forest policy and then through guidelines in 1990 on joint forest management। ठीक है, जहाँ पे एक पार्टनरशिप एनविसाज की गई थी बिटवीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज लिविंग इन दोज एरियाज। तो ये MOFCC has implemented 3 major schemes for development of forest areas: National Afforestation Scheme, National Mission for Green India and Forest Fire Prevention and Management Scheme। ठीक है, तो अभी हमने देखा एक कैंपा फंड भी ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, जिसके अंदर एफोरेस्टेशन का जो पैसा है वो सेंटर से स्टेट्स को जाएगा। ठीक है, तो कोई बता सकता है उसमें शेयर कितना था सेंटर और स्टेट का? 2080। 1090। 90-10। क्या तुल सर, क्वेश्चन वाला रिपीट कर दिया आपने तो। अच्छा तो नाइन पढ़ा। नाइन हाँ, वो मैंने स्टेटमेंट क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्विज में डाला था ना, वो 80-10 डाला था, 80-20 डाला था। तो आंसर उसका था 90-10। ठीक है, वो चीज याद रखना, 90% स्टेट्स को दे दिया जाता है, 10% सेंटर के पास रहता है। ठीक है, तो वो चीज है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट एक प्रोग्राम है बोल्ड करके, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो ये बोल्ड किसका इनिशिएटिव है? बैम्बू से रिलेटेड है। केवीआईसी। करेक्ट, तो KVIC से रिलेटेड है। लॉन्च किया बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट। ठीक है, ये जो राजस्थान है उसके अंदर ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट बोल्ड विच सीक्स टू create bamboo sized green patches in arid and semi arid land zone to reduce land degradation। तो ये प्रोजेक्ट जो बोल्ड है उसका भी डायरेक्ट लिंकेज ये लैंड डिग्रेडेशन को
अरेस्ट करने से ही रिलेटेड है। तो बॉम्बू जो है वो एक ग्रास है और 12 सालों में एक बार फ्लावर करता है और जिंदगी में एक ही बार फ्लावर करता है, ठीक है। तो ये हमें इसके बारे में फैक्ट्स पता है। और रिसेंटली पहले ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में नहीं आता था क्योंकि इसको ट्री कंसीडर करते थे, बट फिर हमने चेंज किया एफआरए वगैरह में एंड अलाउ कर दिया इसका कटिंग डाउन ऑफ बैम्बूज, ठीक है। तो वो चीज़ है। और नहीं, इंडिया जो जो है, इंडिया अलाउड किया है सर, वो फॉरेस्ट एरिया में अलाउड किया है या फिर आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया? नॉन फॉरेस्ट एरिया। नॉन फॉरेस्ट एरिया, राइट। ठीक है। तो ये याद रखना बैम्बू ग्रास है। और वर्ल्ड के अंदर इंडिया जो है सेकंड नंबर में इन टर्म्स ऑफ वैरायटी ऑफ बैम्बू आफ्टर चाइना। तो ये चीज़ है। अच्छा, बाकी केवीआईसी के और इनिशिएटिव बता सकता है कोई? इसने 2-3 और लॉन्च किए ना अभी अभी। एक रीप्लान था हाँ, प्लास्टिक वो। प्लास्टिक वेस्ट को लेके। हम्म, और एक था आई गेस प्लान बी, जो कि मैन एनिमल एलिफेंट एनिमल सॉरी एलिफेंट और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए वो क्या करते थे कि बी बी बॉक्सेस लगा देते थे जहाँ जहाँ वो चाहते थे कि ये ना आए, क्योंकि बीस की आवाज़ सुन के उनको डर लगता है कि खा जाएंगी, तो इसलिए वो हाथी पास ही नहीं आते हैं। तो वो प्लान था एक, प्लान बी। ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री में है केवीआईसी? अच्छा सवाल पूछ लिया। याद नहीं एमएसएमई आ में। रहा। हाँ एमएसएमई एमएसएमई। हाँ right। एक्ट है इसका कोई, या फिर हाँ वैसे ही है? नहीं नहीं स्टैट्यूटरी है। 1956 का एक्ट है। राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये ग्रीन वॉल इनिशिएटिव है। तो ये एक अफ्रीका लेड विद एज इट्स की पार्टनर। तो कंट्रीज देख लो, ये मैप में दिख रहा होगा, मॉरिशियाना, सेनेगाल, माली, बुर्किना फासो, नाइगर, नाइजीरिया, चैड, सूडान, इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती, ठीक है। तो ये सब कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। और सीड कंट्री में से एक कंट्री इसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्या नाम है उसका? सोमालिया। करेक्ट। तो ये देख लेना, ये सब कंट्रीज थी। एंड ये जो ग्रीन वॉल बनाई जा रही है, तो ये एक दुनिया का सबसे बड़ा लिविंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो दुनिया का सबसे बड़ा लिविंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। सो एफएओ जो है, इस एफएओ भी इसमें हेल्प करा है। उसका कहना है कि एवरी डॉलर इन्वेस्टेड इन इट वुड गिव अ रिटर्न ऑफ ऑलमोस्ट 20%, ठीक है। तो $1.2 का रिटर्न मिलेगा। सो ग्रेट बैरियर रीफ का भी 3 टाइम्स होगा, ठीक है। तो उस सेंस में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर हो जाएगा वर्ल्ड का। कहना है किसी को? हाँ, मतलब बेसिकली साहेल रीजन को कवर करता है। राइट। क्या स्पेशलिटी है सही रीजन की? फिर में आता है ना डोलड्रम वाले में। हम्म, और ये मतलब सब सारान वाला रीजन बोलते हैं ना इसको, डिग्रेडेड वाला, वही है। ठीक है। राइट, ओके। देन नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट था प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो प्लास्टिक फर्स्ट था इंडियाज प्लास्टिक पैक्ट, ठीक है। तो इंडिया पहला एशियन कंट्री बन गया टू डेवलप अ प्लास्टिक पैक्ट फॉर बिल्डिंग अ सर्कुलर सिस्टम फॉर प्लास्टिक्स, ठीक है। सो the Indian Plastic Pact has launched a collaboration between WWF India and Confederation of Indian Industry, ठीक है। तो इसके बीच में कोलैबोरेशन है जिसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उन्होंने बेसिकली ये टारगेट किया है कि जो भी पूरी वैल्यू चेन है इसके अक्रॉस, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे इनटू अ सर्कुलर प्लास्टिक इकोनॉमी। तो कोई बता सकता है सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? मतलब जो वेस्ट है उसको इनपुट बना देना अगले सिस्टम के लिए, मतलब पूरा साइकिल बना देंगे कुछ ऐसा। हाँ राइट। तो मतलब कोई भी चीज वेस्ट नहीं करनी, जो वेस्ट है उसको रीयूज करो या रिसाइकल करो और उसे वापस इकोनॉमी के अंदर ले आओ, ठीक है। तो ऐसा कोई चीज जो इकोनॉमिक सर्कल है उसके बाहर नहीं जानी चाहिए, तो कंटिन्यूस साइकिल बन जाएगी। इसीलिए तो वही है सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ
जो टारगेट है is to align with the circular economic principle of Ellen MacArthur Foundation new plastic policy in which plastic never becomes waste. ठीक है, तो ये एक एनजीओ है जिसकी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग अलाइन करने की कोशिश की जा रही है. द प्लास्टिक पैक्ट इज करंटली इम्प्लीमेंटेड इन नंबर ऑफ कंट्री, और सबसे पहले यूके में लॉन्च हुआ था. इट इज सपोर्टेड बाय यूके रिसर्च इनोवेशन एंड रैप व्हिच इज वर्ल्ड वाइड रेस्पॉन्सिबल एक्रेडिटेशन प्रोडक्शन इन न्यू टेक्नोलॉजी. ठीक है, सो ये चीज़ है जो कि ब्रिटिश हाई कमीशन जो इंडिया में वो एंडोर्स कर रहा है. सो इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, ये अचीव करना बाय 2030 सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट. पहले डिफाइन अ लिस्ट ऑफ अननेसेसरी प्रॉब्लमैटिक प्लास्टिक पैकेजिंग एंड आइटम and take measures to redesign and innovate them. Next, 100% of the plastic packaging to be reusable and recyclable. Next, average recycled content across all plastic packaging. And last में, sorry, third वाला था ये, 50% of the plastic to be effectively recycled and 25% of the average recycled content across all plastic packaging. तो ये कुछ steps रहेंगे जो करना है. स्टेप 2 और स्टेप 3 डिफर कैसे है, मतलब सेम ही बात बोल रहे हैं ना लगभग. वहाँ पे 100% ऑफ प्लास्टिक पैकेजेस टू बी रीयूजेबल और रिसाइक्लेबल, यहाँ पे 50% ऑफ द पैकेजिंग टू बी इफेक्टिवली रिसाइकल्ड. ठीक है, ऑलराइट. तो ये देख लेना, इंडिया और यूके का एक तरीके से इनिशिएटिव कह सकते हैं, और इंडिया उस सेंस में पहला एशियन कंट्री बन गया है जो कि इस पैक के अंदर सर्कुलर इकोनॉमी कॉन्सेप्ट के लिए वर्क करेगा. ठीक है, तो ये था. नेक्स्ट पे चलते हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2021. तो ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक. ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है अपने को. सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज नोटिफाइड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021. तो ये प्रोहिबिट करता है सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स को विच हैव लो यूटिलिटी एंड हाई लिटरिंग पोटेंशियल. ठीक है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक कौन सा होता है, जो यूज इन थ्रो टाइप का होता है कि एक बार यूज किया फिर वापस रीयूज करने के लायक नहीं होता, उसको फेंकना ही होता है. लाइक प्लास्टिक स्ट्रॉज. ठीक है, एक जनरल एग्जांपल हो सकता है, या प्लास्टिक कटलरी एक बार यूज करी फिर फेंक दी. ठीक है, तो वो चीज होता है. सो these include plastic bags, straws, cup stirrers, sodas, etc. So the assessment of SUP was conducted by comparing two pillars, which is the utility index of a particular item of SUP, that is single-use plastic, and the environment impact of the same. The product that scores low on the utility and high on environment impact should be considered for immediate phase out. तो जितने भी ये सिंगल यूज प्लास्टिक है उनको एक मैट्रिक में डिवाइड करेंगे, एंड जो भी उसके अंदर यूटिलिटी कम है लेकिन इम्पैक्ट एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा कर रहा है तो उसको फटाफट फेज आउट करना है. ठीक है, तो दिस विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग प्लास्टिक वेस्ट रूल ऑफ 2016 दैट वाज अमेंडेड इन 2018. तो अब चेंजेस क्या किए गए? First, the prohibition on manufacture, import, stockpiling, and sale or use of single plastic, okay, including polystyrene, expanded polystyrene commodity, will come into effect from 1st July. Next, the ban will not apply to commodities made of compostable plastic. Okay, तो अगर कोई प्लास्टिक को कंपोस्ट कर सकते हैं तो उस पर ये चीज नहीं लागू होगा. नेक्स्ट, थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग हैज बीन इंक्रीज. तो अभी करंटली 50 माइक्रोन्स थी, अब 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन कर दी गई है. तो डेट भी उसके लिए दे दी गई थी 30 सितंबर एंड टू 120 माइक्रोन विद इफेक्ट फ्रॉम 31 दिसंबर 2022. ठीक है, तो जो प्लास्टिक थैली की जो भी चल रहा था 50 माइक्रोन का, तो 75 माइक्रोन हो जाएगा और फिर 120 माइक्रोन हो जाएगा. तो ये सीक्वेंस याद रखना. नेक्स्ट, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. So जो plastic waste है not covered under the present notification shall be collected and managed in an environmentally sustainable way through EPR, यानी extended producer responsibility of the producer, importer and the brand owner as per PWM. यानी अगर कोई let's say Amazon है, ठीक है, उसने कोई प्रोडक्ट डिलीवर किया कोई प्लास्टिक पैकेजिंग में, तो जितना उसने कचरा फैलाया है वो पैकेजिंग बना के उतना ही उसको वापस रिट्राइव करना पड़ेगा. ठीक है, सस्टेनेबल वे में कलेक्ट करना पड़ेगा. तो वो चीज है. नेक्स्ट, EPR गाइडलाइंस विल हैव गिवन अ लीगल फोर्स थ्रू PWM अमेंडमेंट रूल्स 2021. ठीक है,
सो अब ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर गाइडलाइंस है, इनके पीछे एक लीगल बैकिंग भी है। इट्स नॉट जस्ट कि किसी को वॉलंटरी करना है, अब ये मैंडेटरी बन चुका है। सो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है इसके लिए? CPCB इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी which will monitor the ban, identify violation and impose penalty under which act? तो EPA जो एक्ट है उसके अंडर ये पेनलाइज करेगी, ठीक है। इसके अलावा टास्क फोर्स होगी स्टेट्स और यूटीज की, जो कि एलिमिनेट करेगी सिंगल यूज प्लास्टिक को एंड इंश्योर दैट द इफेक्टिव implementation of plastic waste management rules take place. The Environment Ministry has set up a national level task force, and states and UT and concerned ministry and department have also been requested to develop a comprehensive action plan for elimination of SUP. Okay. So extended producer responsibility में क्या होता है कि प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जो उसका जो प्रोडक्ट है उसके वजह से जो वेस्ट जनरेट होगा वो बेसिकली वो कलेक्ट करेगा, ठीक है। So the concept was introduced by Plastic Waste Management Rule 2018, and MOFCC has recently released a draft for regulation for EPR for waste tires. तो जो टायर कंपनीज है उनके लिए भी अब बेसिकली ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो प्रोविजन है वो इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। सो ये था अबाउट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल। किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? जो इसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से एक्ट के फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, आई थिंक ई वेस्ट रूल्स था। ई वेस्ट रूल 2011 है ना शायद। हाँ। अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ है जो ईपीआर है लीगली एनफोर्स में, लेकिन वो 2016 वाले रूल्स में है, तो ये क्या डिफरेंस है मतलब दोनों में? एक बार रिपीट करना। जो अगले पेज पे आओ ना, एक बार अगले पेज पे करो, उस पे जो लिखा हुआ है ना एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट, तो लिखा हुआ है कि ईपीआर गाइडलाइन हैव बीन गिवन लीगल फोर्स, लेकिन वो तो ऑलरेडी है ना 2016 वाले रूल्स में ना, उसमें दिया हुआ है। तो अब ये लीगल फोर्स क्या दिया है, मतलब क्या इस बात का? आई थिंक 2016 में नहीं होगा, तभी तो लिखा हुआ है ना ये। सर लिखा हुआ ना ऊपर ईपीआर ऑफ प्रोड्यूसर एज पर रूल्स पीडब्ल्यूएम 2016, और नीचे लिखा हुआ है कि 2021 में लीगल फोर्स दे दिया है। आई थिंक 16 में ही होगा, वो लीगली एनफोर्स नहीं होगा, अभी लीगली एनफोर्स भी कर दिया उसको, वहां पे सिर्फ ये रूल्स आया होगा। हाँ राइट। तो अभी जैसे CPCB को पावर दे दी गई कि वो पीनलाइज कर सकती है अब अंडर EPA एक्ट, तो प्रॉब्ली पहले इसके लिए वो लीगल बैकिंग नहीं रहा होगा। ऑल्दो EPR रूल्स जरूर थे इसके लिए, लेकिन कोई लीगल बैकिंग नहीं थी उसके लिए। ठीक है। ओके ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं। कल जो है विल रिज्यूम विद दिस पार्ट, अनदर other initiatives and news to tackle plastic waste. Yeah. तो आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग। कल टेस्ट में मिलते हैं।